तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, हमारी जो सभ्यता, संस्कृति के बहुत पहले, बहुत सालों पहले ये इंसान बाकी के जानवर जैसे ही रहता था। यहाँ वहाँ भटकता था, शिकार करता था और अपना गुजरान करता था। लेकिन एक वो चीज कि जिसकी वजह से इंसान एक जगह बस्ती करके रहने लगे, वो चीज थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की खोज, वो चीज थी खेती, अपना कृषि, जिसकी वजह से इस इंसान को अनाज प्राप्त हुआ और वो एक जगह खेती करके रहने लगा। और इसी समुदाय से निर्माण हुआ गांव। पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे आप, तो बस्ती की कैसे शुरुआत हुई, गांव का कैसे शुरुआत हुई, तो इसका एक ही कारण है, वो है एग्रीकल्चर, कृषि। और दूसरी बात कि इसकी सबकी शुरुआत, कितने भी डेवलप कंट्रीज अगर आप देख रहे हैं, लेकिन इनकी सभी की शुरुआत गांव से ही हुई। हम देख सकते हैं कि हमारे प्राचीन संस्कृति में, जो भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या बाकी दुनिया की किसी भी संस्कृति आप लीजिए, ये संस्कृति वहां तैयार हुई जहां खेती आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, जहां इस खेती के लिए अच्छा एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, अच्छी जमीन है, अच्छा पानी है और आसानी से खेती हो सकती है। इस तरह से फिर गांव तैयार हुए, बाद में शहरें तैयार हुए और बड़े बड़े गांव तैयार हुए। लेकिन उस दिनों से इस पूरे समाज का अर्थव्यवस्था और प्रशासन दोनों का केंद्र बिंदु रहा है गांव। दोस्तों, हमारे सभ्यता में भी जब हम वैदिक वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, उस वैदिक पीरियड में जब वेदों का निर्माण हुआ था, उसमें भी पूरे देश की जो नींव थी, जो अर्थ कारण था, हमारा समाज कारण और प्रशासन था, वो गांव के ऊपर ही केंद्रित था। और यही सिलसिला चालू रहा हमारे मध्ययुगीन भारत में। मध्ययुगीन भारत के सभी शहंशाह, मुगल्स, बाकी के राजा महाराजा, इन्होंने भी यही परंपरा कायम रखी, यही व्यवस्था कायम रखी। लेकिन इस व्यवस्था को अगर किसी ने बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब किया होगा, तो वो था ब्रिटिश राज। दोस्तों, ब्रिटिश ने वो एक कंपनी थी, जिस कंपनी ने इस देश को कैसे देखा, इस देश को ऐसे देखा कि कैसे इस देश से मैं ज्यादा से ज्यादा निचोड़ के अपने कंपनी का फायदा करा, कैसे मैं हमारे जो इंग्लैंड में बनी हुई जो फैक्ट्रियां है, उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल हासिल। तो उन्होंने इस गांव के तरफ इसका जो ढांचा था, इसकी जो पूरी अर्थव्यवस्था, ये पूरा गांव अपने आप में एक पूरा अर्थपूर्ण था, स्वयंपूर्ण था, सुजलाम सुफलाम था, उसकी तरफ बिल्कुल देखा नहीं। उन्होंने हमारी हमारी फैक्ट्री को जो चाहिए था वो रॉ मटेरियल के लिए, फिर उन्होंने वैसे सबको वही काम करने के लिए लगा। उनको चाहिए था जूट, उनको चाहिए था कॉटन, कपास, उनको चाहिए था ओपियम, उनको चाहिए था चाय, कॉफी, उनको चाहिए था चीनी। बस यही इसी का जो एग्रीकल्चर वो उन्होंने कराने के लिए उनको कहा। हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा बढ़ाया, उन्हें रेलवे की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ इसीलिए की ताकि ये सभी रॉ मटेरियल, सभी जो चीजें वो आसानी से अपने देश में लेके जा सकते हैं। शायद हमें याद नहीं, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, उड़ीसा, यहाँ में बहुत बड़े बड़े हमारे बड़े बड़े सल्तनत हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, बड़ी बड़ी हमारी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज वहां हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इसको छोड़ अपने जो पोर्ट्स थे, जो बंदरगाह थे, जैसे मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ के जैसे वो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल लेके जा सकते थे और वहां तैयार किया हुआ माल वो यहाँ लेके आ सकते थे। बस इसीलिए उन्होंने इन सब चीज को डेवलप किया। दोस्तों, हम देख सकते थे कि जो गांव अपने आप में पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में स्वयंपूर्ण थे, वो गांव की पूरी व्यवस्था बदल के ये गांव, एक पूरा देश एक कॉलोनी बन गया। एक ऐसा कॉलोनी जो सिर्फ सर्व कर रहा था अंग्रेजों के फायदे के लिए। यहाँ तक कि यहाँ के हमारे किसान जो भी माल का उत्पादन करते थे, वह उसके ऊपर इतना टैक्स उन्होंने बढ़ाया कि वो बहुत महंगा हो गया। लोगों ने उसको इंपोर्ट करना बंद किया और ऊपर से अपनी फैक्ट्री का सस्ता माल, अपनी फैक्ट्री का जो बना हुआ माल, वो कंपलसरी यहाँ लोगों को बेचा करते था। तो इस तरह उस गांव की पूरी जो अर्थव्यवस्था, पूरी व्यवस्था वो बर्बाद हो गई थी। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन उसके पहले ही कुछ दिनों, 50-60 साल से ही गांव का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अच्छा बेहतर हो, इसलिए अंग्रेज काम करने लगे थे। क्योंकि 1857 में जो उठाव हुआ, राष्ट्रीय उठाव हुआ, उसके बाद उनको एक समझ में आया कि हमें सिर्फ हमारे फैक्ट्री के साथ भी हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसके बारे में भी ख्याल रखना पड़ेगा। और वहीं से शुरुआत हुई पंचायत राज की।
आजादी के बाद सरकार ने कई कार्यक्रम का अमल बजावनी की, एग्जीक्यूट किया। उसमें एक इंपॉर्टेंट कार्यक्रम था समुदाय विकास कार्यक्रम और पंचवार्षिक योजना। लेकिन वो ये पूरा इसकी एग्जीक्यूशन करने का, इस पे अमल करने के बाद उनको पता चला कि अगर हमें देश को आगे आगे बढ़ाना है, देश को आगे लेके जाना है, देश की उन्नति करनी है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा गांव के ऊपर। और गांव का ये सब जो कारोबार है, ये जो पूरा प्रशासन है, वो फिर से वो लोगों के हाथ में ही देना पड़ेगा, तभी जाके ये चीजें अच्छी तरह से चले। और इसी के साथ शुरुआत हुई स्थानिक स्वराज्य संस्था या पंचायत राज सिस्टम का। दोस्तों उन दिनों तो 80 से 90% लोग गांव में रहते थे। तो गांव की जो पंचायत राज व्यवस्था था वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो हम लोग देखने वाले। आज तो हम लोग देख रहे हैं कि शहरों में भी ऑलमोस्ट उतने लोग रह रहे हैं। शहरों में लगभग 48 to 50% लोग अभी शहरों में, छोटे छोटे टाउन इसमें रह रहे हैं। वहां भी एक स्थानिक स्वराज्य संस्था है, वहां नगर निगम है, वहां म्यूनिसिपालिटीज है, वहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बड़े बड़े। और ये सभी स्थानिक स्वराज्य संस्था है, वो सभी वहां के लोग जो चुन के देते हैं, ऐसे लोगों के साथ अपना पूरा कारोबार प्रशासन करते हैं। लेकिन गांव की जब हम लोग बात करें, तो हमारा पूरा जो देश है वो बनता है राज्यों से, और राज्य बनते हैं जिलों से। तो इस जिले का जो प्रशासन था, वो उसकी नींव रखी गई इस पंचायत राज सिस्टम से। दोस्तों पंचायत राज सिस्टम, कई सारी कमेटियां बैठी, तब जाके सिस्टम इवॉल्व हुआ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आजादी के पहले से ही अंग्रेज लोग इस पे काम कर रहे थे, तो इसलिए आजादी के तुरंत बाद जो पहला राज्य था जिसने पंचायत राज सिस्टम अपनाया, वो था राजस्थान। पहला राज्य जिसने इसके ऊपर कानून बनाया वो था बिहार। और ऐसा करके एक एक राज्यों ने अपना अपना ये पंचायत राज सिस्टम डेवलप किया। 1993 में देश का एक कानून बना, जिसकी वजह से पंचायत राज सिस्टम पूरे देश में इसका अमल चालू हुआ। ये पंचायत राज सिस्टम हर जिले में त्रिस्तरीय, 3 स्तर के ऊपर काम करता है। सबसे जो बेसिक स्तर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्तर है, उसको कहते हैं ग्राम पंचायत स्तर, जो गांव के लेवल काम करता है। जो तालुका लेवल पे जो स्तर होता है, जहां ये प्रशासन का काम होता है, उसे कहते हैं पंचायत समिति, तालुका या ब्लॉक लेवल। और जो जिला लेवल का जो स्तर है, उसे कहते हैं जिला परिषद। दोस्तों ये जो ग्राम पंचायत है, ये इस पूरे जो स्तर का सबसे बेसिक, ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट सा स्तर है। जैसे हम कहते हैं कि अपना देश अलग नहीं है, वो राज्यों से बनता है, वैसे ही हर जिला, हर तालुका बनता है ग्राम पंचायती से। ग्राम पंचायत एक बेसिक पॉलिटिकल ऐसा स्तर है। अभी इस पॉलिटिकल स्तर में किस तरह से प्रशासन होना चाहिए, इसलिए हर राज्य ने अपने अपने कायदे कानून बनाए। उन्होंने कहा कि इतना पॉपुलेशन होना चाहिए तो उससे होगा ग्राम पंचायत। तो पहले था 2000, 1000, अभी तो कई सारे राज्यों में 500 लोग इकट्ठा, 500 का पॉपुलेशन हुआ तब वो ग्राम पंचायत बनता है। तब इस 500 के पॉपुलेशन में एक गांव हो सकता है, 2 गांव हो सकते हैं, 3 गांव हो सकते हैं। लेकिन इसमें ये प्राइमरीली एक पॉलिटिकल ऐसा सबसे बेसिक यूनिट है। इस गांव में होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा यानी उस गांव में रहने वाले, उस ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी लोग मिलके उनकी होती है सभा। इस सभा का जो रेफरेंस है वो वैदिक पीरियड में भी है। ये गांव के लोग मिलके बनाते हैं सभा, और अपने ही लोगों में से वो चुन के देते कुछ ऐसे लोग जो इसका प्रशासन करते हैं, और इसी को बोलते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य। ये ग्राम पंचायत सदस्य मिलके फिर एक गांव का कारोबार करते हैं, और इसमें से भी कोई एक आदमी होता है जो इन सबका नेता होता है या सबका मुखिया होता है, जिसको हम मुखिया, सरपंच या प्रधान बोलते हैं। दोस्तों लेकिन बहुत पहले से ही ये ग्राम पंचायत सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, जैसा मैंने कहा कि सबकी शुरुआत इकोनॉमी, आर्थिक कारण से हुई। हमारे देश में भी ये बहुत पहले से एक हमारी इकोनॉमी का एक ऐसी बुनियाद थी, जो बुनियाद अपने आप में स्वयं पूर्ण थी। हर गांव अगर आप देखोगे तो हर गांव इस आर्थिक स्थिति में स्वयं पूर्ण था। उन दिनों जब चलन भी नहीं था, जब ये रुपया वगैरह नहीं था, जब वस्तु विनिमय ऐसा होता था जिसको हम बार्टर बोलते हैं, यानी गांव में हर कोई अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे। कोई लोहे का काम करता था, कोई लकड़ी का काम करता था, कोई अनाज उगाया करता था। और अगर मेरे पास, मैं लोहे का काम करता हूं, तो मैं लोहे का आपको वस्तु दूंगा और उसके बदले में मैं आपसे अनाज लूंगा।
अगर मेरे पास अनाज है तो मैं कुछ आपको अनाज दूंगा और उसके बदले में मैं कुछ लकड़ी की चीज लूंगा। ऐसे ऐसे एक सभी लोग एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते थे और हमारा हमारा पूरा जो गांव था इस तरह से पूरे से एक स्वयं पूर्ण था। दोस्तों, एमसीएल बिजनेस मॉडल में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें हमारा एक ही लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि हमें अपने देश को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाना है। ये पूरी जो दुनिया की संस्कृति है, दुनिया की सभ्यता जब से चालू हुई है, 80% ऑफ टाइम हम भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2/3 तक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी जीडीपी हमारी सिर्फ थी पूरी दुनिया में। और इसका एक ही कारण था कि कुदरत ने हमें इतना सब कुछ दिया है। ये कुदरत, ये एग्रीकल्चर ये इतनी स्ट्रांग हमारी थी कि जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 1 ऐसी अर्थव्यवस्था है। तो आज जो हमारा मिशन है, आगे हमें अपने देश को फिर से उस मकाम तक, उस स्थान पर लेके जाना है, तो हमें फिर से एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और वो है ग्राम पंचायत। क्योंकि जिसके वजह से अपनी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी, फिर से हमें बेसिक पे जाना पड़ेगा, फिर से हमारे गांव को उस वैसे अर्थव्यवस्था में मजबूत बनाना पड़ेगा, उसको सुजलाम सुफलाम बनाना पड़ेगा। और इसीलिए हमने हर ग्राम पंचायत के ऊपर एक प्रोजेक्ट का निर्माण किया है जिसका नाम है एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। और हमारे पूरे इस बिजनेस मॉडल में, इस पूरे फैमिली में सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो है यह एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। जैसा हम कहते हैं कि हमारा तहसील का अगर आपका कोई नाम है तो वो तहसील कुछ अलग जगह या अलग एंटिटी नहीं है, वो तहसील बनता है आपके सभी ग्राम पंचायती से। वैसे ही दोस्तों, आज तहसील लेवल के हमारे जो एंटरप्रेन्योर है, तहसील लेवल के जो हमारे स्टार्टअप्स है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपकी एक कंपनी नहीं है स्टार्टअप। अगर आपके तहसील में अगर 80 ग्राम पंचायत है, अगर 100 ग्राम पंचायत है, 120 ग्राम पंचायत है, तो दोस्तों आपके एक तालुका में 120 कंपनियां हैं, 120 प्रोजेक्ट्स है, 120 अलग अलग बिजनेस यूनिट्स है। और हर कोई जो बिजनेस यूनिट है वो अलग अपने इसमें स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट ऐसा बिजनेस यूनिट है जिसको हमें इंडिपेंडेंटली सक्सेसफुल करना है। तो तालुका में ये मत समझे कि हमें एक पूरे तालुका को मिलकर 100 टन की या 200 टन की फैक्ट्री करनी, नहीं। तो हर ग्राम पंचायत में हमें जिस एमवीपी का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, उसको सक्सेसफुल करना है, तब जाके हम सुजलाम सुफलाम कहलाएंगे। तो कैसे एग्जैक्टली हम लोग करेंगे? तो एक ही तरीका होता है। अभी इस गांव को कुदरत ने इतना कुछ दिया है, जितने रिसोर्सेस हमारे पास है दुनिया में, वो दुनिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं। बस इस रिसोर्स को, इस संसाधनों को हमें डेवलप करना है, तब जाके इन गांव को हम लोग डेवलप कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो रिसोर्स है वो है जमीन, ये मिट्टी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे जैसी मिट्टी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका हमसे 3 गुना बड़ा है, चाइना हमसे 3 गुना बड़ा है, लेकिन जितनी खेती की योग्य जमीन हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। ये जमीन, जिस जमीन की हम लोग बात कर रहे हैं, आज किसी जमीन पे कुछ खेती हो रही है, किसी जमीन पे नहीं हो रही है, लेकिन ये सभी जमीन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और हमें ये देखना है कि कैसे हर एकड़, हर इंच के जमीन को हम लोग डेवलप कर पाए। दोस्तों, हो सकता है कि आपकी जो फैक्ट्री तहसील की, जो 100 टन, 200 टन, 500 टन आउटपुट की फैक्ट्री लगने के लिए आपको पर्याप्त निर्भर कुछ ग्राम पंचायतों से, कुछ गांव से मिल जाए। और हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि कहीं भी जाइए आप, नॉर्थ ईस्ट से लेके आप साउथ, कहीं भी जाइए, लेकिन आपको पर्याप्त अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए आपको जितना रॉ मटेरियल चाहिए, उतनी जमीन, उतनी खेती हर जगह आपको मिले। लेकिन हमारा वैसा नहीं। हम लोग सोच रहे हैं कि हर ग्राम पंचायत में कोई भी तरह की जमीन हो। देखो, हर ग्राम पंचायत में अगर ऑन एन एवरेज हम देखें तो 650 हेक्टर यानी 1625 एकड़ इतनी जमीन है। तो सोचिए, ये सभी जमीन, ये जो हम लोगों ने तैयार की है, ये बहुत मेहनत करके तैयार की। इसके ऊपर जो मिट्टी है उसको बहुत साल लगे, उसके बाद ही मिट्टी तैयार हुई है। और बहुत मेहनत करके, बहुत पैसे खर्च करके ये हमने तैयार किया, ऐसा हमें सोचना पड़ेगा। कुदरत ने जो हमें अभी रेडीमेड दिया है, लेकिन सोचिए कितनी मेहनत की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। कुछ ऐसी ग्राम पंचायत हो सकती है कि जहां ऐसी प्लेन लैंड नहीं है, वहां सिर्फ ऐसे पहाड़ है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इस पहाड़ पे होगा वो प्लेन पे नहीं होता है।
अगर आपको चाय की, कॉफी की अगर आपको कल्टीवेशन करनी है, तो वो सिर्फ ऐसे पहाड़ पे ऊपर होगा। अगर आपकी जमीन है समुद्र को लग के रेत उसमें ज्यादा है, तो उस रेत में वो नारियल के पेड़ बहुत अच्छे होंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है वो बाकी के नॉर्मल जगह पे नहीं हो। जम्मू कश्मीर में जो फल होंगे वो बाकी की जगह पे नहीं होंगे। वहां जो एनिमल हस्बेंड्री होगी बाकी की जगह पे नहीं होगी। तो अपने ग्राम पंचायत में जो जमीन है वहां कुछ तो कुछ अपनी विशेषता है, उसको हमें देखना पड़ेगा। और हमारे पास तो सभी ऑप्शंस है। हमारे पास तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग सिर्फ ईंधन के बारे में नहीं, तो ऑर्गेनिक की जो भी चीज रहेगी उसको हम लोग उसको तैयार कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं और पूरी दुनिया में दे सकते हैं। हम लोग एक पेट्रोकेमिकल के जो आज प्रोडक्ट्स है उसको 100% हमको रिप्लेस करना है, और उसको रिप्लेस करके बायो रबर, बायो प्लास्टिक, बायो पेंट, ऐसी सब चीजें हमें करनी है जो फिर से हमारी खेती से आने वाली है। तो आज हमारे यहाँ जो 1625 एकड़ जमीन है उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कई सारे ऑप्शन आज हमारे सामने जो हमें करने हैं। इतना ही नहीं, तो एनिमल हस्बेंड्री दोस्तों, हम पूरी दुनिया में अपना देश एक ऐसा देश है कि जहां रहने की योग्य सबसे अच्छी कंडीशन है। चाहे वो आदमी, लोग हो, इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, सबके लिए सबसे अच्छी रहने वाली अगर कोई भूमि है तो भारत भूमि है। तो कई सारे ऐसे गांव होंगे कि जहां हम लोग अच्छी तरह से ये पशुपालन का बिजनेस कर सकते हैं, दूध का कर सकते हैं, मधुमक्खी का कर सकते हैं, और इस तरह से हमारी जमीन का उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि ये 1625 एकड़ जो जमीन है, जो हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में हमें अवेलेबल है, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा उससे उससे उत्पादन ले और हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे। देखो, मैं एक प्रैक्टिकल चीज आपको बोलता हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उनको हमेशा लगता है कि अपनी खुद की जमीन हो, अपनी खुद की खेती हो। तो वो मेहनत करके पैसे जोड़ के वो बंबई के बाहर या अपने गांव में, बंबई के बाहर की बात करता हूँ, एक ऐसी छोटी सी वो जमीन का टुकड़ा लेते हैं, और ऐसे जमीन का टुकड़ा कि जहाँ वो थोड़ी सी खेती करे, अपना घर बनाए, ऐसा कुछ। और ऐसा जमीन का टुकड़ा जो सिर्फ बारिश में आपको एकदम ग्रीन नजर आएगा, हरा नजर आएगा, और बाकी के पूरे दिन वो पूरा सूखा होता है। फिर भी ये लोग हफ्ते में एक बार जाएंगे, 2 हफ्ते में एक बार जाएंगे, लेकिन उस थोड़े से जो छोटे से जमीन के टुकड़े को जिसपे बिल्कुल पानी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इस तरह से उसको सजाते हैं, इस तरह से उसको डेवलप करते हैं कि आप देख सकते हैं कि पूरी उनकी छोटी सी स्ट्रिप होती है लेकिन वो बहुत डेवलप्ड होती है। वैसा हम लोग कर सकते हैं। आज मुझे पता है कि कितने सारे हमारे यहाँ ऐसे एग्जाम्पल है कि जहाँ जमीन बुरी तरह से खराब हो गई है, जहां बंजर हो गई, जहां अभी कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैं आपको सैकड़ों सैकड़ों ने हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि एक आदमी ने मिशन के तौर पर काम करके कैसे अपने गांव के जमीन को सुजलाम सुफलाम किया। अभी यही एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं कि डॉक्टर लाल सिंह साहब है। एक औष्णिक विद्युत प्रकल्प, अगर आपने देखे होंगे, तो जहां कोयले से ये विद्युत निर्मित की जाती है, बहुत 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 ज्यादा प्रदूषण होता है, बहुत ज्यादा पैमाने में राख तैयार होती है, और राख इतनी फैलती है आजू बाजू गाँव में पानी में कि वो पूरी बंजर जमीन हो जाती है। तो ऐसी ही एक बंजर जमीन अभी आप देखोगे सामने आपके, सिर्फ 2 साल पहले ऐसी बंजर जमीन थी, और 2 साल के बाद काम करने के बाद वो जमीन कैसी हो गई है वो जरा आप देखिए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। तो दोस्तों, हमारे गांव में अगर कोई भी ऐसा आपको नजारा दिखाई देता है कि जमीन बिल्कुल कल्टीवेशन में नहीं है, कुदरत ने इतना कुछ दिया है कि बहुत जल्दी हम ऐसी जमीन को विकसित कर सकते हैं, और इससे कुछ उत्पादन हमारे किसानों को, भाइयों को दे सकते हैं। लोग, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो असेट है या रिसोर्स है वो है लोग। काफी सारे लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं, इतनी सारी आबादी जो है वो आबादी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं समझता ही नहीं ये प्रॉब्लम है। हमारा भारत देश पहले से इतना समृद्ध है कि कितने सारे लोग, कई सारी आबादी हमेशा यहाँ से ज्यादा ही होती है। पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में ही होती है, क्योंकि इस पे कंडीशन ऐसे कि जहां ज्यादा से ज्यादा लोग रह सकते हैं। और बाहर से जो भी लोग आए अंग्रेज छोड़ के, सभी लोग यहाँ के बस गए ना। लेकिन ये लोग अभी हजारों साल से जब यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी विशेषताएं डेवलप की है। ये हमारे पूरे बिजनेसेस के लिए हर जगह बहुत बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने में हम रोजगार निर्मित तो होगी, उनको रोजगार मिलेंगे, लेकिन उनके साथ ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे बिजनेसेस को। कैसे? तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा
अगर आपने सुना होगा तो 12 बलूतेदार ऐसी एक सिस्टम रहती है हर गांव में। हर कोई फैमिली वो किसी न किसी एक चीज में माहिर था, एक्सपर्ट था, अपनी सेवा देता था। लेकिन आज की तारीख में ये सब जो चीजें वो हजारों सालों से जो करते आ रहे हैं उसको बहुत महत्व, डिमांड प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वजह से, जिसके कचरे की वजह से पूरा जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण का संतुलन है, वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब इन दिनों में लोगों को चाहिए कि वो कुछ इको फ्रेंडली, जिससे पर्यावरण की कोई हानि नहीं होती, ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा डिमांड है। हमारे गांव में आप देख सकते हैं कि ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे कि जो इस हस्तकला में ऐसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में माहिर है, और जिसका डिमांड पूरी दुनिया में। आज ऐसी चीजें हम लोग पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। वो हम देख सकते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनसे हम लोग ये उत्पादन तैयार कर सकते हैं और हमारा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। उन लोगों को एक अच्छी आमदनी हम लोग दे सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ हमारे अपने ग्राम पंचायत का, अपने गांव के प्रति वो सर्वे करना है। देखना है कि कौन से वो लोग हैं कि ये सब जो करते हैं। और मुझे पता है कि एक भी गांव हमारे देश में ऐसा नहीं है कि जहां ऐसे विशेषज्ञ नहीं। दोस्तों, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो है पानी। हम इतने खुशनसीब हैं कि दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा वर्षा हमारे देश में होती है। इतने, अभी ये पानी सभी चीजों के लिए लगता है ना। देखिए यही पानी, जब कई घर ऐसे होते हैं कि जहां दिन में आधा घंटा पानी आता है, कई घर ऐसे होते हैं कि दिन में 4 घंटे पानी आता है, तो आप बराबर उसको उसकी व्यवस्था करते हैं कि आधा घंटा भी पानी आए तो आप बराबर रखते हैं कि उसकी उसकी व्यवस्था पूरे दिन में हो। लेकिन कुछ गांव, कुछ शहर ऐसे कि जहां 2 दिन में, 3 दिन में पानी आता है। मैं एक शहर को जानता हूँ, मनमाड़ करके है महाराष्ट्र में, जहां 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद पानी आता है। लेकिन फिर भी एक बार वो पानी आया तो लोग क्या करते हैं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि 15 दिन के लिए उसकी व्यवस्था बनती है और वो रहते हैं। तो जब कुदरत 12 महीने में 4 महीने, 4 महीने छोड़िए, 2 महीना भी अगर आपको पानी देती है तो ऐसा समझिए कि 24 घंटे में 4 घंटा पानी मिल रहा है आपको। तो हम ये भी नहीं देख सकते कि कैसे हम लोग इस पानी को रखें संभाल के, जो लगने वाला है बाकी का टाइम। जो भी राजा महाराजे जिनकी वजह से हम लोग सुजलाम सुफलाम थे, उस राजा ने क्या किया मालूम आपको? उस राजा ने, उन राजाओं ने, चाहे वो राजा भोज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, साउथ के राजा हो, सभी राजाओं ने पहली बार ये देखा कि हमारी यहाँ प्रजा कितनी है, उनके क्या क्या उपयोग, क्या क्या जरूरतें हैं। और वैसे उन्होंने बड़े बड़े तालाब रखे, बड़े बड़े तालाब उन्होंने, राजाओं ने उस टाइम में, उस जमाने में जब कोई मशीनरी नहीं थी, तब बांधे लोगों के पानी की व्यवस्था के लिए। और इतना सिंपल काम हम लोग नहीं कर सकते क्या? मैं आपको हजारों ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं कि जिन्होंने ऐसे गांव कि जहां बिल्कुल जो ड्रॉट है, जो बिल्कुल सूखे है, ऐसे उन्होंने एकदम सुजलाम किया है, सुफलाम किया। कैसे? तो सिंपल तरीके। अभी कुछ तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ जो आज के दिन में भी है। केरला में सबसे ज्यादा बारिश होती है। केरला में सबसे वन ऑफ द फेमस ऐसा जो जिला है वो त्रिशूर है। उस त्रिशूर में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो जो जब गर्मी में सूखा पड़ता है तो उनको अपना रहना बदलना पड़ता है। ऐसे आदिवासी लोग भी रहते हैं, ऐसे जगह पे हम लोग रहते हैं। तो ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि कैसे लोग तब्दील करते हैं। दोस्तों, ये जो जनाब है, इनका नाम है योगेश चौहान साहब। ये पुणे में रहते हैं और पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। लेकिन उनको हमेशा लगता था कि मैं अपने गांव के प्रति कुछ करूं। इनका गांव है सातारा में, दही गांव करके। वही सातारा में अभी हमारी फैक्ट्री, हमारे प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, उनको उनको लगा कि कैसे मैं अपने गांव को इस पानी से बाहर निकालूं, इस सूखे से बाहर निकालूं। और सिर्फ 2017 में इन्होंने चालू किया। जब चालू किया तब ऐसी परिस्थिति थी कि एक 70 साल के जो जो किसान है, उन्होंने उनकी 2.5 एकड़ जमीन कितनी होती है, वहां 2.5 एकड़ जमीन में 8 बार उन्होंने बोरवेल की, 8 बार, 7 बार वो सूख गई, वो उसमें पानी नहीं लगा, ड्राई टाइप हुआ। और 8वीं बार जो पानी लगा वो तुरंत सूख गया। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने काम किया। सबसे पहले तो वो वहां नहीं रहते थे, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वहां का जो शमशान था वहां थोड़ा सा काम किया, और लोगों को साथ मिलके जो कुछ पैसे लगते थे उस काम के लिए, वो यहाँ से वहां से CSR या कुछ चंदा विंदा इकट्ठा करके उन्होंने काम किया। और आज ये 3-4 सालों में अगर आप देखोगे, सिर्फ 3 साल में, तो वहां इतना पानी है, हर
कुएं को पानी है, हर तालाब को पानी है, जमीन में अच्छी तरह से पानी है और वो गांव इस पानी की वजह से समृद्ध बन गया है। दोस्तों, हर ग्राम पंचायत में हमारा टर्नओवर कम से कम 5 करोड़ का हो सकता है। ऐसी इतनी कैपेबिलिटी, इतना पोटेंशियल आज हमारे हर गांव में है, हर ग्राम पंचायत में। 5 करोड़ का माल हमारे किसान तैयार कर सकते हैं और बेचेंगे, यानी हम लोग ही खरीदेंगे। तो दोस्तों सोचिए कि उसमें अगर कुछ खर्चे अभी करने हो, कुछ करने हो, तो आसानी से ये सब कर सकते हैं। हर गांव पानी में सेल्फ सफिशिएंट हम लोग कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो है ये मौसम, ये सूरज की रोशनी। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जीव हमारे यहाँ, हमारे देश में रहते हैं, क्योंकि यहाँ कुदरती बनाया ही इस भूमि को ऐसे है। यहाँ तक कि हमारे पास जो पश्चिमी तट और पूर्व तट पे जो समुद्र है, उस समुद्र के पानी का समुद्र के पानी के अंदर का जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण इतना अच्छा है कि दुनिया में सबसे अच्छी मछली हमारे यहाँ, क्वालिटी अपनी ऐसी थी। लेकिन पिछले 15 साल से उसने लेना बंद किया है, क्योंकि आप अभी इतनी गंदगी, इतना पोल्यूशन हमारे अभी पानी में हो चुका है कि वो पूरा पोल्यूशन, वो पूरे केमिकल्स अभी मछली में भी आ गए हैं। तो दोस्तों ये सब काम जब हम अपने गांव की तरफ फोकस करेंगे, जब हमें प्रदूषण कम करेंगे, ये इसका उत्पादन बेटर करेंगे, तो इसको तो पूरी दुनिया में डिमांड है। रोड मैप दोस्तों, आपको तो कई सारे ऐसी चीजें, जब आप गांव में जाएंगे तो आपको कई सारे ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। आपको सिर्फ पहले ये करना है कि जिस ग्राम पंचायत के आप उद्योजक हो, पहले तो उस ग्राम पंचायत के बारे में आपको एक अपना विजन तैयार करना है। आपको देखना है कि ये जो मेरा गांव है, उसको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद एमसीएल के साथ मिलकर जब हम लोग बिजनेस डेवलप करेंगे तो कैसा लगेगा, मेरे भविष्य का कैसे चित्र दिखेगा। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हेल्थ की व्यवस्था हो, रोड्स हो, जो भी आपको लगता है, जैसे भी लगता है कि आपको पानी में, इलेक्ट्रिसिटी में स्वयंपूर्ण होना चाहिए, वो कैसे होगा, उसका भविष्य का चित्र निर्माण कीजिए। मुझे ये बताने में आपको बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे साथ जो भी एमसीएल विलेज के एंटरप्रेन्योर्स है, जो उद्योजक हैं, वो इतने जबरदस्त हैं, इतने अच्छे हैं, आप सोच नहीं सकते। इतने बड़ी बड़ी संस्थाएं उनकी है, राजनीति में वो लोग हैं, ऑफिसर्स है क्लास 1, रिटायर्ड बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने ग्राम पंचायत का प्रोजेक्ट लिया है, इसलिए क्योंकि तालुका अवेलेबल नहीं है। दोस्तों मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि जो भी आज ग्राम पंचायत के हमारे जो उद्योजक हैं, आप भी सिर्फ फोकस पे, आप अपने ग्राम पंचायत के लिए बहुत जबरदस्त ऐसा विजन बनाइए। विजन यानी क्या, कि मेरे गांव में मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सकता हूं, ये सभी रिसोर्सेज मेरे पास है, मेरे पास इतनी जमीन है, इतने सारे लोग हैं, ये सब मैन पावर है, इसको मिलके, और ये पूरा मार्केट है, एमसीएल ने मार्केट आपको तैयार करके एमसीएल को ही देना है, वही देना है। तो किस तरह से मैं अपने गांव को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को उसको सुजलाम और सुफलाम बनाऊं। और इसलिए आपको एक काम करना है कि पहले तो 8, 10 दिन, 15 दिन आप अपने गांव में जाइए, देखिए कि अपने गांव में क्या रिसोर्सेस है, क्या चलता है, लोगों को क्या समझता है, क्या वो कर सकते हैं, किन चीजों का डिमांड है, और इसके बारे में एक बार अपने लोगों से बात कीजिए, देखिए, उसके बारे में सर्च कीजिए, किताबें पढ़िए। ये सब करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, आप फिर एक जगह एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, और ये पूरे जो डेवलपमेंट है, ये हमारे गांव का जो विकास है, उसका पूरा एक रास्ता, एक पूरी जिसकी प्लानिंग, वो आप तैयार कीजिए, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्लूप्रिंट। कि मेरे गांव में अगर मुझे शुरुआत करनी है तो मुझे इससे करनी पड़ेगी, इस आदमी को पहले जाके मिलना पड़ेगा, ये काम जो है वो बेहतर होगा। इस तरह से 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप अपना एक ब्लूप्रिंट बनाइए। और दोस्तों इसके लिए आप कुछ एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, आप बहुत कुछ पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं, आपको बहुत कुछ इसका नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, ऐसा कुछ मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको सिर्फ सोचना है कि कैसे मैं बिजनेस से अपने गांव को समृद्ध कर सकूं। कितने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका कोई बहुत बड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड होता है, ऐसा कुछ नहीं, उनके पास सिर्फ होता है कॉमन सेंस, विचार, सोचते हो जाता, थिंक करते हैं। ऐसे एक ब्लूप्रिंट, एक मस्त प्लानिंग आप करो, और यही प्लानिंग, यही ब्लूप्रिंट हमारे लिए है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, डीपीआर। अभी डीपीआर हर ग्राम पंचायत का, गांव का हमें डीपीआर बनाना है, लेकिन जरूरी नहीं है डीपीआर यानी आप जो देखते हो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अलग अलग बड़े बड़े कंपनी के डीपीआर टेक्निकल डिफिकल्ट,
जो समझने में बहुत मुश्किल होता है ऐसे डीपीआर, ऐसा कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हमारे लिए ग्राम पंचायत का डीपीआर यानी क्या? हमारे लिए ग्राम पंचायत का डीपीआर यानी हम हमारे गांव में कितना बिजनेस कर सकते हैं, बस। जब मेरे पास एमसीएल का सपोर्ट है, यही लगने वाली सब फैक्ट्री है, तो इनके साथ मिलकर मैं अपने गांव में कितना बिजनेस कर सकता हूं, बस ये सोचना, उसका लेखा जोखा यानी डीपीआर। और हम ऐसी चीज से शुरुआत करेंगे कि जो चीज से आपका नाम एस्टेब्लिश हो, जिस चीज की वजह से आपके प्रति सभी गांव वालों का जो निष्ठा है, जो विश्वास है, वो दृढ़ हो जाए। और आज की तारीख में सबसे अहम अगर कोई चीज है, वो है ईंधन, फ्यूल। हमारे गांव में जब रिक्शा हम लोग सीएनजी पे ऊपर कन्वर्ट करेंगे, जब गांव के जो चूल्हे हैं, वहां के चूल्हे हम एलपीजी को रिप्लेस करके हमारे गैस के ऊपर चलाएंगे, या गांव में कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, लोगों को बहुत जरूरी होती है, चाहे कुछ स्कूल हो, चाहे वो कुछ समाज मंदिर हो, चाहे वो शमशान हो, कोई भी ऐसी चीज, और जहां बिल्कुल लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहां आप अपने गैस में तैयार किए हुए जनरेटर से, अपने अपने गैस से जो बिजली बनेगी, उससे बिजली का निर्माण कर सकते हो। उससे कितना नाम, कितना अच्छा आपका गांव में हो सकता है। और ऐसे ही हमें तैयार करना है अपना ब्रांड, अपना विश्वास, और ये बहुत जरूरी है। लोगों को पहले ही दिन पर, मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें तो इतने सारे प्रोडक्ट बेचने हैं, यानी कल ये पूरे पेट्रोकेमिकल के जो चीजें हैं, यानी सुबह हम लोग जो ब्रश करते हैं ना, वो प्लास्टिक का ब्रश, उसको भी रिप्लेस करके जो भी चीज आप खाते हो, पहनते हो, डालते हो, चप्पल तक, हमें सब चीजें ऐसी तैयार करनी जो हमारे खेतों से आएगी और जिस पर्यावरण का ख्याल रखे। तो बेचना तो बहुत कुछ है, करना तो बहुत कुछ है, रॉ मटेरियल बहुत कुछ करना है, लेकिन उसके लिए पहले जो विश्वास का निर्माण करना है, वो विश्वास तैयार होगा इस ऐसे ईंधन के साथ, इस पहले प्रोडक्ट के साथ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे सबसे यानी मैं तो बोलता हूं इस पूरे बिजनेसेस में गांव को अगर हमें सुजलाम सुफलाम करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है, तो वह सैटरडे सेशन। सैटरडे सेशन यानी हफ्ते में एक दिन आपको अपने गांव के लिए एक मीटिंग लेनी। मेरे गांव को मैं कैसे समृद्ध बनाऊंगा, कैसे सुजलाम सुफलाम बनाऊंगा, कैसे यहाँ रोजगार बढ़ाऊंगा, लोगों को कैसे ज्यादा अच्छा इनकम दूंगा, उसके बारे में आपको हफ्ते में एक दिन, एक बार 1 घंटे की मीटिंग लेनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैटरडे सेशन। और जरूरी नहीं कि आप शनिवार को करो, आप सोमवार को करो, मंगलवार को करो, बुधवार को करो, गुरुवार को करो, शुक्रवार को करो, रविवार को करो, जो दिन आपको लगता है सही है, जिसमें लोगों को फुर्सत होती है, जहां गांव का जो मार्केट है, मार्केट का दिन हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज, और एक एक फिक्स्ड जगह और फिक्स्ड टाइम, आपको हर हफ्ते ये काम करना है। और इसका बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं। अभी आपने शुरुआत की है ना एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट के साथ, तो पहले इमीडिएटली पहले हफ्ते से इसकी शुरुआत करो। फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री आएगी, माल बेचे जाएंगे, आपके वो बिजनेस बिजनेस भी हो गए, सब कुछ होगा, लेकिन आप आज से शुरुआत करके हमेशा के लिए उसको चालू रखना है, पूरी जिंदगी इसको चालू रखना है। हर हफ्ते एक एक दिन उस गांव के लिए 1 घंटा देना है। और जरूरी नहीं कि हर हफ्ते आप ही मीटिंग करो, आप ही बताओ, कोई भी आके बात कर सकता है। वहां 10वीं में अगर कोई लड़का पहला है, लड़की पहली आई, वो बात कर सकती है। वहां हमारे कॉलेज के युवा वो बात कर सकते हैं, कोई यंग एंटरप्रेन्योर बात कर सकते हैं, कोई सरकारी अधिकारी बात कर सकता है, वहां से कोई जो बड़े ऑफिशियल्स है या बड़ा कोई भी उस गांव से रहते, जो अभी उस गांव में नहीं रहता, बाहर नहीं रहता, फिर भी वो आके बात कर सकता है, जो हमारे गांव से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इसमें इतनी ताकत है। जब आप एक काम करोगे ना, 3 महीने 6 महीने के बाद आपको पता नहीं कि आपकी इज्जत कितनी बढ़ेगी उस गांव में। और पहले में एक आदमी आएगा, 2 आदमी रहेगा, कोई जरूरत नहीं, कोई चिंता नहीं। पहले से बहुत सारे लोग आएंगे, कोई चिंता नहीं, आप उसकी चिंता ही मत करो। एक आदमी रहेगा तो भी चलेगा। आप ही अपना काम चालू रखो, आपको पता नहीं 3 महीने 6 महीने के बाद क्या होगा। अब इसी हफ्ते हमारे एक जगह पे ऐसे सैटरडे सेशन हुआ, वो एमवीपी यानी ग्राम पंचायत लेवल पे किया। इतना अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको ये बताया है, इस तुलजापुर में ही एक हमारे ग्राम उद्योजक ने इतना अच्छा सैटरडे सेशन किया, और उसका विषय था धूम्रपान। तो धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए, बस धूम्रपान के ऊपर एक उन्होंने आधा घंटा 1 घंटा उन्होंने वो लेक्चर सब कुछ बातें बताई। वो इतने प्रभावित थे, इतना फायदा हुआ उसका, कि उसके तुरंत बाद
5-6 लोगों ने उनको बोला कि सर, आज से हम लोग इस धूम्रपान को हाथ नहीं लगाएंगे। इतना पावर होता है, यानी ये बिजनेस से कहीं आगे ये सैटरडे सेशन की चीज है। मैं तो कहता हूँ ये सैटरडे सेशन यानी ऐसा समझिए जैसे हम लोग जैसे शुक्रवार को मस्जिद जाते हैं, रविवार को चर्च जाते हैं, गुरुवार को मंदिर जाते हैं, वैसे एक प्रार्थना है जिसको हर हफ्ते हमें करना है कि कैसे हमारे गांव को हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और बिल्कुल इसमें कोई भी खंड या फिर इसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। और दोस्तों इसमें कई सारे ऐसे हमारे लोगों के जो सवाल है, जो कुछ क्वेरीज है जिनके बारे में आज आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि लोग ये पूछते हैं कि 10,000 मेंबर आज हर तालुका में हमारे हैं। कई सारे लोगों तो अभी 10,000 के आगे निकल गए क्योंकि एक कारवा इतना बहुत बढ़ता जा रहा है कि लोग अभी खुद से आ रहे हैं और हमारे संगठन का मेंबर हो रहे हैं। तो इतने सारे लोग 10,000 नहीं 15,000 20,000 लोग अगर नेपियर घास की खेती करेंगे, अगर आप एक एक हर आदमी के पीछे अगर 1 एकड़ भी पकड़ो तो इतनी सारी जमीन होती। तो इतने सारे जमीन का आप नेपियर घास लोगे क्या? इतना बायोमास इतना हम लोग तैयार करेंगे, मेहनत करेंगे, आप लेंगे क्या? कैसे लेंगे आप इतना सब कुछ? आपके फैक्ट्री तो 100 टन की है। तो दोस्तों आप इसको किसी भी दूसरे अपने जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है उसके साथ कंपेयर ही मत कीजिए। आप जो अभी प्याज आलू जो उगाते हैं ना, उसके साथ बिल्कुल इसको कंपेयर मत कीजिए कि वो बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद प्याज जो 50 रुपए का बिकता है वो 5 रुपए भी कोई लेता नहीं का, और हमारा खर्चा भी नहीं आता और ऐसा सब हो जाता है। वैसे ये बिजनेस नहीं है। आज जिस चीज का आप निर्माण कर रहे हो ना वो है ईंधन, ऑयल एंड गैस। और आपको मालूम है आज की तारीख में कितना जरूरी है? क्या आपको पता है कितना भयंकर संकट पूरी दुनिया के सामने है? क्या आपको पता है कि दुनिया में जो 10 न्यूज अगर आप देखो 10 न्यूज उसमें से 9 न्यूज सिर्फ और सिर्फ ये ग्लोबल वार्मिंग की है। आज जो मैं आपको भी आप भाषण दे रहा हूं, वहां अमेरिका में सबसे बड़ा तूफान आया जिसकी वजह से पूरा पानी पानी बाढ़ आ चुकी है वहां। और एक जगह बाढ़ आ चुकी है और उसी अमेरिका में दूसरी जगह बहुत बड़ी आग लग चुकी है। जैसे पहाड़ गिरते हैं ना, लैंडस्केप लैंडस्लाइड होते हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं, वैसे लैंडस्लाइड अभी चाइना में हो रहे हैं बहुत बड़े पैमाने। रशिया में बाढ़ आ रही है, बाढ़ है। तो देखिए अब हर जगह, यानी आप ऐसा मत सोचिए कि पिक्चर में जैसे होता है ना कि एक ही दिन में सब कुछ तबाह हो जाता है, वैसे एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन हो रहा है। आप सोच नहीं सकते कि 3 4 5 साल के बाद क्या हो सकता है। हमारे देश में भी जो हो रहा है आप देख ही रहे ना। तो जो चीज हम लोग ये तैयार कर रहे हैं ये दवा है, दवा। अगर इसको सबको रुकाना है, बंद करना है, फिर से हमारे इस धरती को या पर्यावरण को बचाना है, तो यही अपनाना पड़ेगा। ये जो ऑयल एंड गैस हम लोग ले रहे हैं, ये फॉसिल सीएनजी से लेके सब कुछ, ये नहीं चलेगा। हमको तो अपने देश में ही करना ही है, लेकिन बाकी के दूसरे देश को भी देना है दुनिया को। ये जैसे कोरोना की वैक्सीन या दवा है ना, वैसा ही है। तो आप उसकी चिंता ना करें कि कितना माल तैयार होगा, कितना करेंगे, उसका हम लोग क्या करें। लेकिन हर ग्राम पंचायत में कितना करना है उसका हमने एक तरीका सोच के रखा है। हर ग्राम पंचायत में हम जितनी जमीन आपकी अवेलेबल है उससे 15 से 20% यानी 100 हेक्टर इतने जमीन पे हम लोग बायोमास करेंगे, नेपियर घास करेंगे। अब यो क्यों? क्योंकि हर गांव में हर जगह एक जैव विविधता है। जंगल में शेर भी रहता है, चूहा भी रहता है, सांप भी रहता है, हाथी भी रहता है, सब कुछ रहता है ना। और सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। ऐसा होता है कि सिर्फ शेर ही होता है, ऐसे नहीं होता है ना। हर जगह एक बैलेंस होता है और इस बैलेंस, ये जो प्रकृति के नियम है उसके साथ चलना बहुत जरूरी है। वैसे हम लोग काम करेंगे। हम अपने यहाँ जैसे मैंने कहा कि लगभग ऑन एन एवरेज 650 हेक्टर अपने पास हर ग्राम पंचायत में, उससे उससे 100 हेक्टर यानी 15% से भी कम, इतना हम हर ग्राम पंचायत में करेंगे। उसका लिमिट रखेंगे। क्योंकि अगर एक ही चीज आपने बार की बहुत बड़े पैमाने पे की, जैसे मलेशिया में हुआ, सभी जगह उन्होंने पाम के पेड़ लगाए और पाम ऑयल में पूरी दुनिया में नंबर 1 हुए। अमेरिका में जाओगे तो हजारों हेक्टर पे बस एक ही आपको क्रॉप दिखाई देगा। इससे वो जमीन का, उस पूरे पर्यावरण का कितना नुकसान होता है इसकी आपको कल्पना नहीं है। बहुत जगह पे वो जैव विविधता तो बहुत बुरी तरह से खतरे में है, खराब हो चुकी है। वैसा हम लोग नहीं करेंगे। हम अपने यहाँ, जैसे मैंने कहा कि हर इंच में
हम कुछ ना कुछ करेंगे। कोई भी जमीन ऐसी नहीं छोड़ेंगे कि जहां कुछ हमारा उत्पादन नहीं हो रहे, वो जमीन ऐसी पड़ी पड़ी हुई है, नहीं। हम उससे पैसे क्या होते हैं कह सकते हैं, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन हर का बैलेंस रखेंगे। 100 हेक्टर हम लोग बायोमास करेंगे, बाकी का तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारी चीजें हैं और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स उसमें चीजें हैं। उन सभी चीजों का एक बैलेंस हम अपने गांव में रखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके भी बहुत सारी क्वेरीज होते हैं, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है। दोस्तों, हमें ग्राम पंचायत में पूरा जो केमिकल फार्मिंग, जो कैंसर की फार्मिंग हो रही है, उसको 100% रिप्लेस करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन उसको समय लगेगा, समय लगेगा, समय लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आज आप या आज हम लोग सब लोग जो खेती कर रहे हैं, इतनी बड़ी मात्रा में वो रासायनिक, वो केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग डालते हैं। इंसेक्टिसाइड जो पूरे 1 लीटर में अगर 5 ml होना चाहिए, उसको 100-200 ml आप डालते हैं। वो एक वीडियो है कैंसर की, जो आई एम श्योर कि सभी हमारे सीनियर मीडिया के पास है, वो 3-4 मिनट की, वो इन सबको आप दिखाइए कि कैसे ये जहर आज पूरी जमीन में, वो 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 धरती में, उस हमारी मिट्टी में, इस पानी में जो भी खाते हैं हम लोग, वो सभी चीजों में कैसे जहर फैलता जा रहा है, इसलिए कैंसर फैलता जा रहा है। तो अगर आपको साफ करना, आपको 100% ये जहर निकालना है, तो उसको टाइम लगता है, कम से कम 3 साल लगते हैं आपका ये जहर, ये केमिकल्स पूरी तरह से जमीन और पानी से निकलने के। लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से हम लोग खेती कर रहे हैं, यानी एक बार आपने पानी डाला अपने खेतों में, तो जब तक बाहर का बाजू वाला बोलता नहीं कि बाबा तेरा पानी मेरे खेतों में आ रहा है, तब तक आप वो बोर बंद नहीं करते, और उसमें इतना सारा केमिकल्स होता है। तो दोस्तों, हो सकता है कि इसके लिए 4 साल 5 साल लग सकते हैं। हो सकता है कि इस 4-5 सालों में आपकी उत्पादकता भी कम होने वाली है, क्योंकि हम लोग उस जमीन को साफ करें। मशीन का कैसे ओवरऑलिंग करते हैं, हम लोग कैसे भी श्रावण का उपवास कर रहे हैं कि जो कुछ प्रॉब्लम सिस्टम, वो सिस्टम साफ हो जाए। वैसे ही अपने इसकी भी जरूरत है ना। कितने सालों से हम लोग इस केमिकल्स की खेती कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कि कैसे उस कम इसमें भी, ये 3-4 सालों में जैसे कम कम उत्पादन भी आपको मिलते रहेंगे, ऐसे उत्पादन लेंगे हम लोग जिसको मार्केट में वैल्यू है, और उससे कुछ अच्छे पैसे हम लोग किसानों को दे पाए। मशीनरी, क्या हमारे पास मशीनरी होगी, क्या एमवीपी में कौन सी मशीनरी होगी, उसकी क्या लिस्ट होगी, इक्विपमेंट की क्या होगा। तो दोस्तों, एक आप समझिए, एमवीपी का क्या रोल है, क्या करने वाला है। तो एमवीपी हमारे गांव को बढ़ाने वाला, आगे लेके जाने वाला एक इंजन है। एमवीपी एक ग्रोथ सेंटर है। एमवीपी हमारे किसानों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मार्गदर्शन करने वाला केंद्र, एक ट्रेनिंग सेंटर है। या हम लोग बताएंगे कि देखो, एक नेपियर घास है, ऐसे उगाना है, ऐसे आप करिए, ये पशुपालन ऐसे होगा, आप इसको करिए, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी होगी, आप इसको करिए। ऐसा एक एमवीपी सेंटर है। एमवीपी वो सेंटर है कि जहां हम लोग कहते हैं कि हर हर किसान, हर फैमिली अपने आप में एक उद्योजक है, एंटरप्रेनर है, और वो अपना बिजनेस ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाए, ये सपोर्ट करने वाला वो सेंटर है। क्योंकि अगर मेरे ग्राम पंचायत, मेरे गांव में ये एमवीपी है, और मेरे पास इतनी जमीन है, नहीं है, मुझे ये हस्तकला आती है, नहीं आती, जो भी है, तो कैसे मैं अपने आप को डेवलप करूं, कैसे मैं अपने फैमिली का इनकम बढ़ाऊं, कैसे मेरी जमीन से ज्यादा इनकम मुझे मिले, इसके ऊपर इसको प्रमोट करने वाला काम है हमारा एमवीपी। हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी चीजें कि जहां रिसर्च की जरूरत है, जहां नूतनीकरण की जरूरत है, इसका भी हमारा सेंटर है एमवीपी। एमवीपी हमारा एक बिजनेस डेवलपमेंट का सेंटर है। सिंपल, हमारे गांव में बिजनेस अच्छी तरह से डेवलप करना है, जो जिसका केंद्र बिंदु, जिसका फोकस है अपना खेडूत, अपना किसान, उसको लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हम लोग करें हर एक इंच से, उसका सेंटर है एमवीपी। इसीलिए ये मत आप सोचिए कि अगर हम लोग हर ग्राम पंचायत में बोलते हैं कि 100 से 150 टन, 150 टन उससे ज्यादा भी, क्योंकि इतनी उत्पादकता है नेपियर घास की। 100 हेक्टेयर भी आपने करे तो कितना ज्यादा, तो 150 टन अगर हर दिन आपके एमवीपी में आएगा तो कैसे होगा, वो कैसे काम करेंगे हम लोग। तो आपका सेंटर सिर्फ बिजनेस ग्रो करने का सेंटर है। वो जो रॉ मटेरियल, चाहे वो नेपियर घास हो, चाहे वो दूसरा ऑर्गेनिक की फार्मिंग हो, या बाकी कुछ हो, ये सभी चीज, वो सब फैक्ट्री प्रोसेसिंग, वो सब देख ले, वो अलग होगा आपसे, एमवीपी से।
ये हमारी एक स्कूल है, एक वर्शिप सेंटर है कि जहां हम लोग आगे जिंदगी में तरक्की करने वाला एक सेंटर होने वाला है। जीरो वेस्ट ग्राम पंचायत, इसको भी लेके लोगों को लगता है कि कचरा, हमें पूरे सभी गांव को कचरा मुक्त करना है। बहुत 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 राइट, करेक्ट। हमें हर गांव को कचरा मुक्त करना है, सिर्फ सॉलिड नहीं, लिक्विड, गैसेस, सभी तरह के कचरे। मैं आपको कचरे के बारे में भी एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दूंगा और बताऊंगा कि कचरा क्या होता है। और 100% हम लोग पूरे गांव को कचरा मुक्त करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये हमारी सोशल एक्टिविटी है, बिजनेस नहीं है। जैसे हमें हर गांव में स्कूलों को अच्छा करना है, हर गांव में बिजली लानी है, हर गांव में जो मेडिकल फैसिलिटी उसको बेटर करना है, स्पोर्ट्स के लिए काम करना है। लेकिन ये कब, ये सब सोशल काम है, ये कब होंगे? जब हम अपने बिजनेसेस प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग करेंगे। बिजनेस के बाद करने वाला जो सोशल सामाजिक काम है, उसमें से एक आता है जीरो वेस्ट। ये बात अलग है कि हम हर तरह से कचरे से आज ईंधन बना सकते हैं, कोई भी कचरा। लेकिन हमारी जो फैक्ट्रियां है, हम जो अभी ईंधन बनाना चाहते हैं, वो ईंधन कचरे से नहीं बनेगा। आप फोकस कीजिए कि हमें किसानों से नेपियर गैस उठाना है, उसको लगाना है और उसको रॉ मटेरियल करके हमारे फैक्ट्रियों में सीएनजी का, पीएनजी का निर्माण करना है। एक कचरे का बिल्कुल, ये कचरा हमारे लिए बिल्कुल रॉ मटेरियल नहीं। यानी जिस गांव में, जिस ग्राम पंचायत में हम लोग बोल रहे हैं कि हमें 150 टन, 100 टन, 150 टन हर दिन बायोमास चाहिए, आई मीन करने वाले हम लोग, वहां अगर आप कचरे में जाएंगे तो आपको 500 किलो यानी आधा टन, इतना भी कचरा नहीं मिलेगा बिजनेस के लिए। तो आप, तो पहली बात तो ये कचरा और कचरे से ये सीएनजी बनेगा, ये बात बिल्कुल बोलनी नहीं है, बतानी नहीं है, अभी जरूरत ही नहीं उसकी। एक बार अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए, उसके बाद तो आपके यहाँ सिर्फ गीला ही नहीं, सूखा, किसी भी तरह का कचरा, उसका हम लोग देखेंगे क्या करना है, कैसे हमारे गांव को कचरा मुक्त करना है। लेकिन अपना बिजनेस एक अलग है और ये जो सोशल चीज है वो अलग है। इनकम, दोस्तों इनकम के बारे में भी आपको ये समझना है कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है और उसमें से 20% अगर साल को मिलता है तो बहुत अच्छी इनकम होती है। और अगर 1.5 लाख किसी ने दिया है तो उसके अगर 20%, 30,000 रुपए अगर महीने को मिले तो इससे अच्छी बेहतर इनकम नहीं हो सकती। हमें बायोमास फार्मिंग के लिए 250 रुपए पर टन आपके इस सेंटर को मिलने वाले हैं, तो आप ही कैलकुलेट कीजिए। और करियर, दोस्तों दुनिया में कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर महान हस्ती बने, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने गांव में कुछ तो चीज की, गांव से उन्होंने चालू किया। ऐसे हजारों एग्जांपल है, मैं जो आपको दे सकता हूं कि जिन्होंने अपने गांव के ऊपर फोकस किया, गांव अच्छा काम किया, वहां जो कंट्रीब्यूट किया उसमें से वो अपने देश के प्रति, अपने पूरे दुनिया में उनका नाम हो गया। और ऐसे कई सारे एग्जांपल हमारे सामने हैं। लेकिन मैं तो इतना ही बताना चाहूंगा कि आज अगर आप अपने गांव के ऊपर फोकस करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हमारे पूरे एमसीएल के परिवार में जो कुछ आपको लगता है कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, फैक्ट्री होनी है, मैं इस पोजीशन में जाना चाहता हूँ, वो आप किसी भी पोजीशन पे जा सकते हो अगर आप अच्छे फोकस करके अपने गांव के ऊपर काम करें। कोई भी फैक्ट्री अगर आपको जो चाहिए उस पोजीशन पे जा सकते हैं। आप हमारे कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, ऐसे लेवल पे जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था आज हमारे पास है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझें कि हमारा एक ही फोकस है, गांव। वो फोकस पहले से था, उसी की वजह से हम लोग इतने साल पूरी दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी थे। और आज भी अगर फिर से जाना है तो हमें हर ग्राम पंचायत को अलग अलग समझ के उसको अलग अलग सक्सेसफुल करना है। सिर्फ मेरी 100 टन की, 200 टन की फैक्ट्री कैसी लगेगी उसकी चिंता मत कीजिए। हर गांव को हमें समृद्ध बनाना है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो समुद्र के किनारे हो, चाहे वो रेगिस्तान हो। कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी है जो हम लोग डेफिनेटली हमारे गांव में करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने किसानों की, अपने खेडूत की, लोगों की हम लोग इनकम बढ़ाएंगे और हमारे गांव को सुजलाम सुफलाम करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। थैंक यू।